मॉर्निंग दोस्तों, आज स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और अपन जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं आज, वह है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ही पॉइंट के फॉर्म में बताई जाएगी आपको। तो अपन बात करते हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। देखो, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इसमें दो शब्द है, एक तो उर्वरक है और एक जैव है। जैव का मतलब होता है कोई भी जीवित है, वो भले कोई भी जीवित ऑर्गन हो, भले कोई भी जीवित सूक्ष्म जीव हो या किसी का भी कोई भी जीवित पार्ट हो जिसके द्वारा कोई भी पोषक तत्व स्थिरीकरण करके या पोषक तत्व अपने पास लेकर के और दूसरे को प्रोवाइड करवाता हो, दूसरे को देता हो, इस प्रकार की कोई क्रिया करते हैं, वो सभी उर्वरक जो सूक्ष्म जीव है वो सभी है जैव उर्वरक में आते हैं। जैव उर्वरक की यदि अपन सिंपल सी परिभाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वह सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वह सूक्ष्म जीव जो किसका स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वह फास्फोरस तथा फास्फोरस के अघुलनशील रूप को घुलनशील रूप में करके पौधों को प्राप्त करते हैं या पौधों को देते हैं। इस प्रकार के जो रसायन होते हैं या इस प्रकार के उर्वरक जो पौधों को मिलते हैं उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। तो यदि अपन जैव उर्वरक की परिभाषा की बात करते हैं तो जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक है वो एक जीवित सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फास्फोरस के अघुलनशील रूप को घुलनशील रूप में पौधों को देना जैव उर्वरक कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। अब बायो फर्टिलाइजर है क्या कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, मतलब ये जीवित सूक्ष्म जीव है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन है वो जो उपलब्ध फॉर्म में नहीं है, करने का मतलब जो प्राप्य रूप में नहीं है उसको प्राप्य रूप में उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जैसे अपन यदि बात करते हैं कि सर नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है इतनी पौधों को, क्योंकि वातावरण में भी 78% नाइट्रोजन है नियर अबाउट। तो 78% जो नाइट्रोजन है वातावरण में वो पौधों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती या पौधों द्वारा ली नहीं जा सकती। इसलिए क्या करते हैं, यह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके और उसको कन्वर्ट करके जिस रूप में पौधे है उस नाइट्रोजन को लेना चाहते हैं उस रूप में है वो पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस है वो मृदा में क्या है, अघुलनशील रूप में है, मतलब अप्राप्य रूप में है। मृदा के अंदर ऐसा कैसा फास्फोरस पड़ा हुआ है, तो ये जीव या ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उस फास्फोरस को उपलब्ध या प्राप्य रूप में पौधों को दिलाएंगे या पौधों को प्राप्त या पौधों को प्रदान करेंगे। इस प्रकार का कार्य करते हैं वह सभी क्या है, वह जैव उर्वरक है। इस जैव उर्वरक में अपन यदि अब बात करते हैं, जैव उर्वरक समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, जैव उर्वरकों का वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं जिसमें है जैव उर्वरक, ठीक है। अब जैव उर्वरक के दो पार्ट है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहां पर भी अपन दो बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस का अघुलनशील रूप। तो अपन बात करेंगे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, ठीक है।
कराने वाले जैव उर्वरक। ठीक है, ये वर्गीकरण है दो प्रकार से हो गया, एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने वाले जैव उर्वरक और एक फास्फोरस वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है, दो प्रकार फिर डिवाइड कर देते हैं अपन। एक तो है सहजीवी, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। अब इसमें एक शब्द है वो है सहजीवी। सहजीवी का क्या मतलब होता है कि अपन है वो किसी के साथ रह करके और जीवित रहे, उसके ऊपर डिपेंड रहे और वो अपने पे डिपेंड रहे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में सहजीवी संबंध है। इस प्रकार के जो संबंध है वो किसमें आते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक में आते हैं। अब इसमें क्या है कि जो दूसरा प्रकार है वो असहजीवी। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं उनमें भी अपन और कुछ डिवाइडेशन करते हैं। डिवाइडेशन की अपन बात करते हैं तो इसमें है जड़ों में गांठ बनाने वाले जैव उर्वरक। जड़ों में जो गांठें बनाते हैं वो जैव उर्वरक। कहने का मतलब है जड़ों में गांठें बना करके और सहजीवी संबंध बना करके और किसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। इसमें है राइजोबियम, जिसका बहुत आपने 12th में बहुत नाम सुना होगा, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, ये एक क्या है, जैव उर्वरक है जो तीव्र गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये कार्य क्या है, तीव्र गति से करता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है राइजोबियम द्वारा वो तीव्र गति से किया जाता है। यदि अपन बात करते हैं ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम तो ये है जो सहजीवी संबंध अपनाता है और ये जड़ों में गांठें बनाता है। तो ये क्या है, जो धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कहने का मतलब ये है इसकी गति है वो फिक्स करने की या स्थिरीकरण करने की धीमी होती है और इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। तो ये दो प्रकार के हो गए जो जड़ों में गांठें बनाने वाले जैव उर्वरक है। यदि अपन बात करते हैं तने और जड़ों, ठीक है, दूसरा है वो है तना व जड़ों में गांठें बनाने वाले। तो इसमें है एग्जाम्पल है वो सिस्पेनिया, तो सिस्पेनिया है वो इसका एग्जाम्पल है जो तने और जड़ों में गांठें बनाने का काम आता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं गांठ नहीं बनाने वाला जैव उर्वरक है ना, गांठ नहीं बनाने वाला जैव उर्वरक, ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ही काम करता है। लेकिन ये क्या है कि गांठ नहीं बनाता है, बिना किसी गांठ बनाए जो सहजीवी संबंध रखते हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका एग्जांपल है वो है एजोला, एजोला। तो इस प्रकार है सहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे वो है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। ठीक है, असहजीवी जो संबंध है, कहने का मतलब है कि वो कोई ऐसे एसेंशियल नहीं है कि उसके साथ में है वो पौधे का संबंध है वो जुड़ा हुआ हो या नहीं हो। कहने का मतलब फसल या पौधा नहीं हो तो भी वो अपने हिसाब से काम करता रहता है, वो किसी पे अपने डिपेंड नहीं रहता है। वो नॉन बायोटिक जो नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो बनाए हुए रखते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है, जो जैव उर्वरक है या जीवाणु उनके नाम है वो इस प्रकार है, जैसे अजेक्टोबैक्टर, है ना, फिर है एजोस्पेरिलियम,
इसके अलावा है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल। इसके अलावा है वो है वेम वेसिकुलर अर्वेसिकुलर माइकोराइजा। तो इस प्रकार के जो असहजीवी संबंध बनाने वाले हैं उन जैव उर्वरकों के एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा है वो है क्लोस्ट्रीडियम भी है, क्लोस्ट्रीडियम। देखो वेम है ना वो वैसे फास्फोरस है, स्थिरीकरण का काम करता है, यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, तो ये क्लोस्ट्रीडियम काम करेगा। तो इस प्रकार है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है, ये समझ में आ गए होंगे आपको। क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल आपको ध्यान करने और ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं वो करते हैं फास्फोरस है वो उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक। अब फास्फोरस में भी क्या है, दो प्रकार है, फास्फोरस घुलनशील और फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले। ठीक है, फास्फोरस घुलनशील करने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस को जो घोलने वाले हैं वो जैव उर्वरक, और दूसरा है वो है फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले जैव उर्वरक। जो फास्फोरस की है वो गतिशीलता बढ़ाने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं, और जो फास्फोरस है वो घुलनशील करने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं। फास्फोरस को करने का मतलब घोल करके और पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, वो होता है फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक भी बोल सकते हैं इनको, या फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले जो कम गतिशील है फास्फोरस उसकी गतिशीलता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के जैव उर्वरक है वो फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले जैव उर्वरक है। तो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है एस्परगस, ठीक है, और इसके अलावा है वो गतिशीलता बढ़ाने वाला है, इसका एग्जांपल है वीएम वेसिकुलर अर्वेसिकुलर माइकोराइजा। तो इस प्रकार के जैव उर्वरक है, ये क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा जैव उर्वरक का, और ये इस प्रकार से अपन जो जैव उर्वरक का वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में अपन इनके जो कुछ पार्ट है, जैसे मान लो कि राइजोबियम है, इसकी तो डिटेल पढ़ेंगे, इनकी सभी की है डिटेल के रूप में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं इनके वर्गीकरण की या इनके अपन जो डिटेल की है ना। अब मिटा देते हैं अपन। अब अपन क्या है एक एक करके सभी जैव उर्वरक के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो अपने कोर्स में है और जो अपने कहीं एग्जाम में जो ICAR-JEE PHU का एग्जाम है इनमें आते हैं अक्सर, और डेफिनेट है इनमें से एक न एक क्वेश्चन है वो पुट अप होता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो वो उनके बारे में अपन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे जैव उर्वरकों में है वो पहला है राइजोबियम, ठीक है, पहला कौन सा है जैव उर्वरकों में, राइजोबियम। अब देखो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम काम क्या करता है, जब आपको पहले ही बताया राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, सहजीवी संबंध बना करके काम करता है, और क्या काम करता है कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो गांठें बनी हुई है वो या गांठें बना करके और उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम है कौन करता है, राइजोबियम करता है। अब राइजोबियम की यदि बात करते हैं तो इसके बात करते हैं खोजकर्ता की, ठीक है, खोजकर्ता। तो इसका खोजकर्ता है वो है बेंजरिक है ना। 1988 में इसने क्या किया था, किस पे खोज की थी, सोयाबीन की गांठों में खोजा, ठीक है। जो सोयाबीन है उसकी
गांठों में जो बेंजरिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने किसकी खोज की थी, राइजोबियम की खोज की थी। यदि अपन बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, यदि यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक बोल सकते हो, के जनक, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उनके जनक। यदि अपन राइजोबियम है वो किस में आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ही आता है ना, ये राइजोबियम भी। तो ये इसके खोजकर्ता होंगे जो बेंजरिक है, और इसकी जो इसने कब खोजी थी 1988 में, और सोयाबीन की जो गांठें थी उसमें उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया था उसको आइसोलेट किया, और उसको आइसोलेट करके उसने खोज की कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जो जीव का काम करता है, फिर उसका नाम उन्होंने दिया। यदि अपन बात करेंगे कि जनक की, तो वो है विनोक्रेडासी, ठीक है, जो किसका जनक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जनक है। यदि अपन और राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम क्या है, सहजीवी संबंध रखता है, सहजीवी संबंध, ठीक है। अब सहजीवी संबंध के अलावा और क्या है, और क्या है, इसका नेचर क्या है, वायुवीय है, वायुवीय जीवाणु है, ठीक है। कहने का मतलब इसको क्या है कि यदि वायु की उपस्थिति है तो ही ये जीवाणु काम करेगा, अन्यथा ये जीवाणु क्या है, काम नहीं करेगा, और जैव उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम है वो नहीं कर पाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं दलहनी फसलों में, किस कौन सी फसलों में, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है। तो दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसका कार्य करता है। जैसे मान लो कि ये दलहनी फसलें हैं और इनकी वैसे रूट भी है, वो ज्यादा गहराई तक जाती है दलहनी फसलों में, है ना। तो इनमें क्या है कि ये गांठें बनी हुई है, साइडों में होती है हमेशा गांठें, इसके ऊपर एक लेयर सी होती है गांठों में, और इस गांठों के जो बीच में है इनमें बैक्टीरिया है वो कवच में रहते हैं। तो यदि अपन बात करते हैं इसके अलावा कि जो इनकी पुराना नाम क्या है, राइजोबियम जो बाद में पढ़ा था, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है ना, उसका पुराना नाम है राइजोबियम का पुराना नाम, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम था, वो था बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला। तो बेसिलस रेडियोकोला के नाम से इसको पहले पुराने नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार ये काम करता है। यदि अपन इसके अलावा बात करते हैं इनकी स्पेसीज की और फसलों की, कौन कौन सी स्पेसीज है इसकी, राइजोबियम स्पेसीज, राइजोबियम स्पेसीज जो किस किस फसलों के लिए उपयोगी है, इधर लिखते हैं अपन फसलें, है ना। अब अपन बात करते हैं स्पेसीज की, वह है राइजोबियम। यदि अपन स्पेसीज की बात करते हैं तो वह है, जैसे राइजोबियम है, मेलिलोटी है, राइजोबियम मेलिलोटी, ये जो कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है ये स्पेसीज, वो है, यदि अपन बात करेंगे मेलिलोटा सेल्वा, तो मेलिलोटा सेल्वा है वो क्या है, सेंजी है ना। और इसके अलावा है ये है रिजका, रिजका के लिए उपयोगी है ना। इसके अलावा है वो है मेथी के लिए, है ना। इसके अलावा सेंजी के लिए। तो ये इन फसलों के लिए है, वो स्पेसीज कौन सी है, मेलिलोटी है। इसकी यदि अपन ट्रिक की बात करते हैं तो रमेश के नाम से इसकी ट्रिक हो सकती है ना, जैसे रिजका, मेथी और सेंजी, है ना। तो इस प्रकार है वो राइजोबियम की स्पेसीज है। फिर यदि अपन दूसरी स्पेसीज की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम है, वह है जेपोनिकम, जेपोनिकम।
राइजोबियम जैपोनिकम ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए काम में ली जाती है? सोयाबीन के लिए, है ना। राइजोबियम जो जैपोनिकम है वो किसके लिए काम में ली जाती है? वो सोयाबीन के लिए ली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका कि जैपोनियम या सोयाबीन निम्न में से कौन सा जैव ऊर्वरक है वो उपयोगी है, या फिर राइजोबियम जैपोनिकम है वो कौन सी फसलों के लिए है काम में लिए जाने वाली स्पीसीज है। या फिर अपन बात करते हैं तो सोयाबीन के लिए विशेषकर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो राइजोबियम जैपोनिकम है इसको ध्यान में आपको रखना ही रखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तीसरी स्पीसीज की, राइजोबियम है ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। राइजोबियम ट्राइफोलाई है वो है बरसीम के लिए, बरसीम की फसल के लिए अपन जो सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार की बात करते हैं तो उसके लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक स्पीसीज को अपन काम में लेते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे चौथी स्पीसीज है राइजोबियम लेगुमिनोसियरम, लेगुमिनोसियरम, तो ये किसके लिए काम में ली जाती है? इसके अलावा जैसे मूंग है ना, मोठ है, चना है ना, चौला है, तो इस प्रकार की फसलों के लिए अपन कौन सी स्पीसीज काम में लेते हैं? राइजोबियम लेगुमिनोसियरम। और इसके अलावा जैसे मान लो कि उड़द भी है, उड़द है। अब अपन बात करते हैं जैसे और स्पीसीज की, राइजोबियम फेसियोलस, है ना। देखो राइजोबियम फेसियोलस ये किसके लिए, बोर्डने का नाम किसका है? फेसियोलस वल्गेरिस किसका नाम है? सेम का, है ना। तो ये इस प्रकार की ये सेम के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन है, वो जो राइजोबियम ये चौथा तक अपन बात करेंगे, ये चार है, ये स्पीसीज है, ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार मतलब इनमें से ही क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। इसके अलावा अपने को ज्यादा कुछ फोकस देने की जरूरत नहीं है। ये स्पीसीज है वो आप एक स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप उतार सकते हो। इसके बाद में अपन इसकी और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन मिटा देते हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे राइजोबियम स्पीसीज की बात हो गई, अब अपन बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जीवाणु काम में लिए जाते हैं तो कौन कौन से जीवाणु है, कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है ना। तो एक तरफ तो होगी फसलें और एक तरफ हो गए अपने सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है ना, जो जीवाणु है। जैसे एक तरफ तो अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की, है ना, या जैव उर्वरकों की, है ना, जैव उर्वरक, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे किसकी? फसलों की। कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? यदि अपन बात करते हैं किसकी? राइजोबियम की, तो राइजोबियम की जो डिटेल आपको बताई दी गई है ना, तो राइजोबियम है वो किसके लिए उपयोगी है? दलहनी फसलों के लिए, दलहनी फसलों के लिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं अजेटोबैक्टर, अजेटोबैक्टर ये किसके लिए उपयोगी है? यह है खाद्यान्नों के लिए, खाद्यान्नों के लिए, है ना। इस प्रकार यदि अपन बात करेंगे जो एजोला, एजोला और वेम, वेसिकुलर एबिस्कुलर माइकोराइजा, तो ये किसके लिए है? ये धान के लिए उपयोगी है। सॉरी, अजोला और बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल, ये किसके लिए है? ये धान के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार है विशेष जो फसलों के लिए काम में लिए जाते हैं तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब इसके अलावा है एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम, है ना। एजोस्पिरिलियम वो किसके लिए उपयोगी है? वह है जैसे बाजरा है ना, ज्वार है, इनके लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसलों के लिए कौन सा है वो जैव उर्वरक काम में आता है। दलहनी पूरी फसलें उनके लिए राइजोबियम, फिर जो खाद्यान्न है उनके लिए एजोटोबैक्टर, और धान के लिए एजोला और बीजीए, और एजोस्पिरिलियम है वो किसके लिए? बाजरा और ज्वार के लिए। अब इसके अलावा एसेटोबैक्टर और आता है, एसेटोबैक्टर
है ना। तो ये क्या काम करता है, ये है गन्ने की फसल के लिए उपयोगी। तो ये जो मुख्य फसलें थी कोई जो इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट है, उनके लिए आपको ये जो 3 अलग लगाए हैं, और इसके अलावा जो दलहनी और खाद्यान्न है उन फसलों के लिए अपने को जो जैव उर्वरक है समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, एजोला की। ठीक है, ये हो गया जो राइजोबियम है। राइजोबियम में अपन और भी कुछ है वो डिटेल है वो अभी पढ़ सकते हैं इसके साथ ही। राइजोबियम है, ये क्या है, इसकी जो गांठें होती है, राइजोम की जो गांठें होती है, गांठों का रंग है वो किस प्रकार का होता है, लाल गुलाबी रंग होता है। ठीक है, जो जैसे मान लो ये रूट है, और इस रूट के साथ ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, इसमें क्या है कि इस प्रकार की लेयर होती है। अपन इसको रेप्चर करते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं, तो इसका कलर है वो लाल गुलाबी होता है, और इसके अंदर बैक्टीरिया है, और वो जो लाल ये बैक्टीरिया है ये राइजोबियम है, और जो लाल गुलाबी कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन है ना, लेग हीमोग्लोबिन है ना। लेग हीमोग्लोबिन क्यों है, लेग यानी लेग्यूमिनेसिकुल की, हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन से अपन रिलेशन समझते हैं किससे, जो लाल रंग से, है ना। और ये इनके लिए कौन सा पोषक तत्व उपयोगी है, तो अपन बात करते हैं FeO की उपयोगी है। ठीक है, अब ये क्या है कि वायु है, और इसमें काम करता है वो एक करता है नाइट्रोजन रिडक्टेज अभिक्रिया होती है, जो नाइट्रोजन रिडक्टेज अभिक्रिया होती है, जो नाइट्रोजन या इस एंजाइम के कारण होती है, और उसके कारण है ये क्या करते हैं, ये एंजाइम इसको सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, और इसके कारण फिर ये बैक्टीरिया है ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, है ना। और ये यदि इसकी अपन बात करते हैं कई बार कि नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसके लिए उपयोगी है, वो कौन सा पोषक तत्व है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो वो है मोलिब्डेनम, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि गांठ बनाने के लिए है वो उपयोगी है, वो कौन सा इनमें से पोषक तत्व है, तो वो है FeOMn। और ऐसा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, या नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो वो है मोलिब्डेनम। ठीक है, अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे जो राइजोबियम कैसे काम करता है, और इसके जो सूक्ष्म जीव है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है। देखो, जो गांठों का लाल रंग होता है और गुलाबी रंग होता है, ठीक है, लाल और गुलाबी रंग ये किसके कारण होता है, ये होता है लेग हीमोग्लोबिन के कारण, जो पहले भी आपको कुछ बताया गया था, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन है, इसमें लेग का मतलब लेग्यूमिनेसिकुल है, हीमोग्लोबिन है जो आप रक्त से संबंधित है। ठीक है, अब इसके यदि इसकी कंटेंट बढ़ानी होती है तो कौन सा पोषक तत्व चाहिए होता है, FeOMn। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करते हैं FeOMn। अब इसमें क्या है कि एक जीन है वो है निप जीन। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि राइजोबियम जो जीवाणु है उसमें कौन सा जीन पाया जाता है, तो एक है निप जीन, निप नाम इसका। तो निप जीन इसकी फुल फॉर्म होती है क्या है, नाइट्रोजिनेज इंडस्ट्री फैक्टर। ठीक है, इसका ये नाम है। और ये निप क्या है, एक तरह का क्या है, प्रोटीन जीन है जो क्या क्या काम करता है। ये क्या है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसको क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति का कार्य करता है। ठीक है, अब यदि अपन ऐसे कहे कि जो अपन लेके आते हैं जो राइजोबियम, तो उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं, यदि अपन बात करते हैं 1 ग्राम राइजोबियम, 1 ग्राम राइजोबियम है, उसमें बैक्टीरिया है वो 10 की पावर 8 है, वो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो 1 ग्राम है अजेक्टोबैक्टर है,
एजेक्टो वेक्टर है, उसमें क्या है 1 ग्राम में 10 की पावर 7 है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्या है कि जो बैक्टीरिया का कंटेन होता है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि राइजोबियम जो जीवाणु है वो किसके लिए काम में लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं किसके लिए, दलहनी फसलों के लिए, है ना, सभी दलहनी फसलों के लिए, सभी दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक अपवाद है दलहनी फसलों में, वो कौन सा है, ये अपवाद की बात करते हैं तो यहाँ एक अपवाद है, वो है राजमा। राजमा है जो क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता। अब राजमा को क्या है, नाइट्रोजन क्या की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें होती है उसको नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम चाहिए होती है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। अब उससे ज्यादा मात्रा चाहिए, तो नियर अबाउट ये है जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बराबर है नाइट्रोजन जो पूर्ति होने की आवश्यकता रहेगी, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इतनी होगी, तो यहाँ इसको नाइट्रोजन चाहिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी फसल करती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल वो है रिजका है जो सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा अपन जो मार्केट से जो लेके आते हैं राइजोबियम कल्चर, जो पैकेट के फॉर्म में आता है, आजकल क्या है सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आने लग गया, तो जो पैकेट के फॉर्म में आता है उसका वेट कितना होता है, जो आपने कभी देखा भी होगा या पढ़ा होगा उस पे, जो एक पैकेट होता है, एक पैकेट का वजन होता है वो होता है 200 ग्राम, ठीक है। जो एक पैकेट आता है उसका वजन कितना है, 200 ग्राम है। यदि अपन बात करते हैं कि जो पैकेट है, एक पैकेट है वो कितने किलोग्राम के लिए सफिशिएंट होता है, तो एक पैकेट राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीजों के लिए, 10 किलोग्राम जो बीज है उसको उपचारित करने के लिए राइजोबियम का एक पैकेट है वो सफिशिएंट है। कहने का मतलब ये होता है कि जो 10 किलोग्राम सीड है उसको जो उपचारित करने के लिए है, 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए एक पैकेट सफिशिएंट है जो 200 ग्राम का है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम के लिए, मतलब 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम है वो राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होगी, तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 1 किलोग्राम बीज हेतु 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इस राइजोबियम को काम में लेते हैं। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि बीजोपचार करने का सही क्रम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था W2019 का था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 18-19 का था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीजोपचार करने का निम्न में से सही तरीका कौन सा है। तो बीजोपचार करने का सही तरीका और इसके अलावा जो अन्य तरीके हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और जो राइजोबियम कल्चर जो बैक्टीरिया है वो सभी जो वायवीय होते हैं उनको एयर की जरूरत होती है, और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको भी क्या है कि एयर की सप्लाई होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद ही वो गति कर पाएंगे और उसके बाद ही वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेंगे। अब बीजोपचार का सही क्रम अपन देखते हैं। बीजोपचार का सही क्रम, तो बीजोपचार का सही क्रम है वो है FIR, ठीक, FIR। अब इस प्रकार ये FIR का क्या मतलब है, F यानी फंजीसाइड मतलब कवकनाशी, है ना, और इसके अलावा क्या है, जो I का मतलब है वो इंसेक्टिसाइड कीटनाशी। इसके अलावा है राइजोबियम कल्चर,
राइजोबियम कल्चर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इसको बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार करने का सही क्रम क्या है, पहले है फंजीसाइड आएगा कवराची, फिर इंसेक्टिसाइड कीटनाशी, और फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर। यदि इसको अपन आगे पीछे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार अपन राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया को पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद ये इंसेक्टिसाइड का अपन प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा कि अपना बैक्टीरिया जो किया हुआ, जो यूज किया है, वो खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाए कि राइजोबियम से अपन ट्रीट करते हैं, राइजोबियम से उपचारित करते हैं, उपचारित कब करते हैं ना, कब करते हैं, तो ऐसा यदि पूछा जाता है तो अपन क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने हावर पहले है, बुआई के कितने घंटे पहले है वो बीजोपचार करना चाहिए। अपन क्या है कि बीजोपचार पहले ही कर दे, फिर उसके बाद में अपन बुआई है उसमें डिले कर देते हैं, तो जितने बैक्टीरिया हो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से ज्यादा तापक्रम से वो खत्म हो जाते हैं। तो बुआई के है वो 24 से 48 घंटे है ना, बुआई के 24 से 48 घंटे पहले बीजोपचारित करें, बीजोपचारित करें। अब इसको कैसे काम में लेते हैं, बीजोपचार करने के लिए अपन क्या करते हैं कि सर्वप्रथम अपन जो राइजोबियम कल्चर है उसके पैकेट लेके आते हैं और उसको छाया में रखते हैं या कहीं ठंडी जगह रखा जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि बीज लेते हैं, बीजों का वेट करते हैं, वेट करने के बाद अपन क्या करते हैं कि गुड़ का घोल बनाया जाता है। गुड़ का घोल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया को क्या है, ग्रोथ के लिए है, वो गुड़ है वो ग्रोथ के लिए अनुकूल होता है और उसमें उसकी वृद्धि तेजी से होती है। इसके अलावा गुड़ क्या काम करता है, स्टिकर का काम करता है, चिपकने का काम करता है। तो बीजों की जो परत है उसके ऊपर है वो है गुड़ है, वो राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया को चिपकाने का काम करेगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपन जो कुछ जो पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद है उसको गर्म करके गुड़ को और उसमें घोलते हैं। घोल बनाने के बाद उस घोल को ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद अपन क्या करते हैं कि जो राइजोबियम कल्चर की जो पैकेट लेके आए हैं उन पैकेट को उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद फिर उसका जो घोल बन गया उसको अपन जैसे अपन ने एक बीज लिए, जैसे मान लो मूंग के बीज लिए या सोयाबीन के लिए, उन बीजों को अपन किसी टाट पे या किसी भी जो भूमि सतह पर है वो पक्के परस पर अपन बिछा देते हैं। बिछाने के बाद है उसका छिड़काव कर देते हैं या फिर मटके में वो चीज डाल करके और बीज को डाल करके और उसमें हिला करके और उसको अपन बीजोपचारित करते हैं। और वो जो बीज के जो दाने हैं, जो फसल के जो दाने हैं, उनके ऊपर है इसकी एक आवरण आ जाता है राइजोबियम कल्चर का। तो इस प्रकार ये बीजोपचारित करने का तरीका है। और बीजोपचार करने के बाद में उसको छाया में सुखाया जाता है। छाया में सुखाने के तुरंत बाद अपने को क्या करना चाहिए, बुआई करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अपन जितनी डिले, जितनी देरी से बुआई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को जो नुकसान होता है, हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया है वो मर जाता है और वो अपनी गति नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार, और इसके अलावा एक चीज और है, गुड़ क्या करते हैं कि जब उसका गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो जैसे ही अपन मृदा में बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जब बैक्टीरिया है वो जाते ही ऐसे उसको न्यूट्रिएंट या कोई भी सोर्स नहीं मिलता है, जितने दिनों तक वो क्या है उस गुड़ पे उस पे सर्वाइव करता रहता है। तो इसलिए गुड़ और भी अति आवश्यक है। तो इसी प्रकार है अपन क्या करते हैं, बीजों का बीजोपचार करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार है ये राइजोबियम जो जैव उर्वरक है इसके बारे में अपन ने ब्रीफ है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो डिटेल है, वो अपन ने चर्चा की है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो करते हैं वेम। वेम का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ये एक तरह का क्या है, माइकोराइजा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है कि वेम है वो क्या है निम्न में से। तो आपके ऑप्शन क्या आएंगे, फर्न है, बैक्टीरिया है, माइकोराइजा है या फंजाई है ना, कवक। तो आपको क्या करना है, माइकोराइजा। ये क्या काम करता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि वेम किसके लिए उपयुक्त है। तो वेम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, या फिर उसके बाद में उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस होता है उसकी पूर्ति करने के लिए वेम को उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो वेम क्या है, एक तरह का माइकोराइजा है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये माइकोराइजा है, और एक तरह की जैसे माइकोराइजा फफूंद टाइप की है, और इसकी खोज है, वो खोज करता है, वो कौन है, खोज करता, ये है, वो है फ्रैंक, ये इसकी खोज करता है वेम के। और ये वेम इसके अलावा क्या है कि जो फास्फोरस तो है ही, लेकिन फास्फोरस के साथ है कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, इन दोनों की क्या है, उपलब्धता को बढ़ाता है ना, इन दोनों की गतिशीलता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, गतिशीलता या उपलब्धता, है ना, उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, ये वेम है, ये माइकोराइजा, ये इस प्रकार का काम करता है, फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा। इसका जो वेम का संबंध है वो किस प्रकार का है, वो क्या है कि जैसे मान लो कि जो सेल्स है, कोशिका है, तो कोशिका में क्या है कि एक तरह का ये है अंदर की ओर, दूसरी कोशिका की जो कॉर्टेक्स है, इससे इसके पास से ये क्या है कि एंटर करेगा, और एंटर करके अंदर क्या है, जाल की तरह है, वो अंदर की ओर अपना जो पार्ट है वो फैला लेगा, और किसका काम करेगा, सहजीवी का काम करेगा। तो जो वेम है वो क्या काम करता है, सहजीवी, एक तरह का सहजीवी, जो क्या कैसे कार्य करता है, ये क्या करता है, कोशिका से जो अपना भोजन, जो अपनी ग्रोथ के लिए जो भोजन चाहिए होता है वो लेता रहता है, और जो पौधों को फास्फोरस या जिंक है वो जो उपलब्ध फॉर्म में नहीं थी वो उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो दोनों के बीच में क्या रहता है, सहजीवी संबंध रहता है ना, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। अब इसके अलावा है वो एक तरह का एक जाल बनाता है ना, उस जाल को क्या कहते हैं, उस जाल को कहते हैं हर्टिंग नेट, उसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। इस प्रकार का जाल बनाता है, और इस जो जाल है उसमें किस प्रकार के जो माइकोराइजा होते हैं उसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा है वो इस जाल के अंदर रहते हैं। ठीक, ये इसको हर्टिंग जाल बोलते हैं। तो इस प्रकार है वो आपको समझ में आ गया होगा वेम के बारे में। एक और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लाइकेन भी एक तरह का क्या है, जो सूक्ष्म जीवी है। और ये क्वेश्चन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो शैवाल और फफूंद है उसके सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, ये किसका संबंध होता है, फफूंद व शैवाल का सहजीवी संबंध। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लाइकेन किसे कहते हैं, ये ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फफूंद व शैवाल का जो सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो लाइकेन है। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, जो एक वेम में ही है, वो एक तरह का क्या है, वर्ड आता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, जो फास्फोरस की जो उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है वो है वेम, जो एक तरह का क्या है, माइकोराइजा है। अब एक शब्द है वो है यूट्रिफिकेशन, तो इसका क्या मतलब होता है यूट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि यदि इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, किसकी ग्रोथ, यदि शैवालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से क्या होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ने से क्या होता है, इनकी किसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, शैवालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। और शैवालों की ग्रोथ बढ़ने से क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन व फास्फोरस की उपलब्धता से शैवालों में
वृद्धि होती है जिससे जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण मछलियों का मरना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मछलियों का मरना का एक तरह का ये भी कारण है, उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ये समझ में आ गया होगा ये कैसे कार्य करती है। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो उपलब्ध है आसानी से, तो उसमें क्या होगा कि जो शैवाल है इनकी वृद्धि हो जाएगी, और शैवाल की वृद्धि होने से क्या होगा कि जो जलाशय है उनमें क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा कि जो मछलियां हैं उनकी ग्रोथ या उनको ऑक्सीजन न मिलने से वो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार इस जो वर्ड होता है जो यूट्रिफिकेशन, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। इसका भी आपने नाम सुना होगा, एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये क्या है, ये कैसे काम करती है, ये आपने जब देखा होगा कि पहली बारिश होती है और पहली बारिश होने के बाद में ये क्या है ज्यादातर शुष्क क्षेत्रों के एक तरह के क्या है सूक्ष्म जीव है, तो ये शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे ही पहली बारिश होती है, पहली बारिश होने के बाद में जैसे बारिश खत्म होगी उसके बाद में जो सुगंध आती है, जो उसके ऊपर है वर्षा के बाद में जो सुगंध आती है वर्षा की, तो वो किसके कारण आती है, वो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। तो इसके लिए अपन लिखते हैं कि शुष्क क्षेत्रों का सूक्ष्म जीव, शुष्क क्षेत्रों का सूक्ष्म जीव। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, वर्षा होने के बाद, पहली वर्षा होने के बाद वातावरण में सुगंध का आना इसके कारण से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, वो करते हैं क्लोस्ट्रीडियम। ये भी एक तरह का जो सूक्ष्म जीव है, क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या है कि ये वह सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन इसकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, असहजीवी होता है। एक तो मतलब सहजीवी संबंध है वो नहीं अपनाता है, और इसके अलावा क्या होता है कि अवायवीय भी होता है, अवायवीय प्रकृति। ठीक, आपको तो इतना ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वह कौन सा निम्न में से सूक्ष्म जीव है जो अवायवीय नेचर रखता है, अवायवीय प्रकृति रखता है, और असूक्ष्म जीवी का कार्य करता है, नॉन सिम्बायोटिक का कार्य करता है, और एनारोबिक कंडीशन में रहता है। तो इस प्रकार का वो सूक्ष्म जीव है वो है क्लोस्ट्रीडियम। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में निप जीन के बारे में आपको बता दिया होगा, और इसके बाद में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो भी बता दिया होगा। बताया था जो पिछली स्लाइड में था वो ये था कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या काम करते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो उनको प्रमोट करने का काम करते हैं। एक तरह का लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में बताया है आपको कि उसका लाल और गुलाबी रंग होता है, वो किसके कारण होता है, वो होता है एपीओ एमाइन की अधिकता के कारण होता है। सभी दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी जो परिवार होता है वो सभी क्या है नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे वो था एक तरह का एजोला। एजोला का भी आपने नाम सुना होगा। एजोला क्या है, देखो एजोला है उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एजोला में, पूछा जाता है ये एक प्रकार की जलीय फर्न है। जलीय
फर्न है, बस इतना ध्यान रखना आपको। क्या है ये? फर्न है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार जो आईसीआर का लगा था, आईसीआर जो 2017 का था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि एजोला क्या है? जलीय फर्न है। और ये एजोला का काम क्या है? एजोला क्या है कि धान के लिए उपयोगी। कौन सी फसल के लिए? धान के लिए, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इस प्रकार है वो जो जैव उर्वरक है, वो जो जैव उर्वरकों का क्लासिफिकेशन है, ये समझ में आ गया होगा जैव उर्वरक के बारे में। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो और बता सकते हो हमें कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, और किस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो किसका क्या मतलब है, ये आपको आप रिकॉल करके भी हमें बता सकते हो। अब इसके अलावा जो जैव उर्वरक का चैप्टर है वो नियर अबाउट आपका कंप्लीट हो गया है, और इसमें से 95% है वो कवर मैटर पूरा हो गया है। इससे बाहर है क्वेश्चन पुट अप होने की संभावनाएं है वो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। अब अपन जो दूसरा टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही रोचक टॉपिक है, वो रहेगा आपका मृदा विज्ञान, सोयल साइंस। तब तक आप इजाजत दीजिए हमें, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको जो मृदा विज्ञान के पॉइंट पे, मृदा विज्ञान की स्लाइड के साथ, वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।